हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः सी कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है विद्युत रासायनिक सेल, जिसे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बोला जाता है। क्लास 12 केमिस्ट्री एनसीईआरटी में चैप्टर सेकेंड चल रहा है। न्यू एनसीईआरटी बुक के आधार पर चैप्टर आपका सेकेंड है बच्चों, विद्युत रसायन, जिस चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। विद्युत रासायनिक सेल से क्वेश्चन पूछा जाता है कि विद्युत रासायनिक सेल का क्रियाविधि और संरचना सहित आप समझाइए। इस पर कंप्लीट आज के इस लेक्चर में हम चर्चा करेंगे। साथ में एक क्वेश्चन और बना करता बच्चों कि लवण सेतु के कार्य लिखिए, कि लवण सेतु के कार्य क्या है। तो सबसे पहले जैसे विद्युत रासायनिक सेल से अर्थ क्या निकलेगा, जैसे आप देखो कि रासायनिक सेल यानी रासायनिक पदार्थ से विद्युत ऊर्जा बना दिया जाए तो आपका एक प्रकार से युक्ति जो होगा वो विद्युत रासायनिक सेल कहलाएगा। देखो ना, विद्युत बनता है रासायनिक पदार्थ से, अर्थात रासायनिक ऊर्जा जो है वो विद्युत ऊर्जा में बदल जाए, उस युक्ति को हम बोल सकते हैं विद्युत रासायनिक सेल। वह युक्ति जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है उसे हम विद्युत रासायनिक सेल या गैल्वेनिक सेल कहते हैं। ये जो हमारा रासायनिक ऊर्जा होता है ना, इसको विद्युत ऊर्जा में बदलने का काम ना सर्वप्रथम गैल्वेनी नामक और वोल्टा नामक वैज्ञानिक ने किए थे, इसलिए इसे गैल्वेनिक सेल या वोल्टी सेल के नाम से भी जानते हैं। ये आप लोगों को नोट कर लेना है कि यहां पे हमने कहा आपको रासायनिक ऊर्जा से, ठीक है, रासायनिक ऊर्जा से किस रूप में रूपांतरण करना, विद्युत ऊर्जा के रूप में रूपांतरण करना सर्वप्रथम किसने किया था, तो भैया गैल्वेनी साहब ने और वोल्टा साहब ने। आपके बुक में मिल जाएगा जो गैल्वेनी थे, एल गैल्वेनी, वो 1780 में, जो आपके एल गैल्वेनी थे, मैं यहां पर लिख देता हूं ताकि आप लोगों को दिक्कत नहीं होगा। एल गैल्वेनी साहब जो थे बच्चों, वो 1780 में ये रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला था। और हमारे ए वोल्टा साहब जो थे, इन्होंने सन 1800 में रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला था। इसी कारण से इसे हम डेनियल सेल के नाम से भी जान सकते हैं, क्योंकि विद्युत रासायनिक सेल का एक सबसे अच्छा उदाहरण डेनियल सेल होता है। इसलिए डेनियल सेल के नाम से भी कभी कभी क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि गैल्वेनिक सेल या डेनियल सेल की रासायनिक क्रियाविधि, कार्यविधि या संरचना के बारे में आप लोगों को टिप्पणी देना रहेगा, या क्वेश्चन विद्युत रासायनिक सेल के नाम से आएगा। क्वेश्चन किसी भी तरीके से पूछ सकता है। तो एल गैल्वेनी साहब ने 1780 में रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला था, और ये जो वोल्टा थे भाई साहब, ये 1800 में रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला। इसी कारण से इस सेल को हम गैल्वेनिक सेल के नाम से भी जानते हैं, और दूसरा जो नाम है वो वोल्टी सेल, इसके भी नाम से जानते हैं। और ये विद्युत रासायनिक सेल का ही रूप है, क्योंकि ये रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। अब बच्चों, इसको डेनियल सेल क्यों कहा जाता है, क्योंकि गैल्वेनिक सेल या विद्युत रासायनिक सेल की उदाहरण ही है। चाहे डेनियल सेल की बात करें, चाहे आप लेड बैटरी की बात करें, शुष्क सेल की बात करें, ये सब के सब किसके उदाहरण है, तो गैल्वेनिक सेल के उदाहरण है। इसलिए कभी कभी क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि डेनियल सेल का कार्यविधि संरचना समझाओ। जैसे आप लोगों को इस डायग्राम में मैं आपको कह दूं कि ये डायग्राम बना है और इससे आप समझ जाओ, तो आपको थोड़ा सा दिक्कत होगा कि सर ये क्या क्या चीज बनाकर रखे हो, कुछ समझ में नहीं आता है। लेकिन बच्चों, सबसे पहले मैंने परिभाषा की बात की, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल यहां पर वह युक्ति जिसकी सहायता से विद्युत ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है, उसे विद्युत रासायनिक सेल कहते हैं। डायग्राम हम जिस प्रकार से बनाएंगे उसी प्रकार से लिखेंगे भी, तो इसलिए आप लोगों को डायग्राम में बनाकर समझाऊंगा, जिससे आपको प्रॉब्लम नहीं हो पाएगी बच्चों। तो यहां पर हम दो पात्र लेंगे, विद्युत रासायनिक सेल को बनाने के लिए दो पात्र का प्रयोग करते हैं बच्चों। तो ये हमारा एक पात्र हो गया, ठीक है, ये पहला पात्र हो गया। दो पात्र लेंगे, और जैसे जैसे मैं आपको यहां पर चित्र के माध्यम से समझाऊंगा वैसे ही बच्चों आपको लिखना रहेगा, तो आप लोग परेशान मत होना, ठीक है। तो हमने दो पात्र ले लिया। विद्युत रासायनिक सेल को बनाने के लिए दो अर्ध सेल का निर्माण करते हैं। दो पात्र ले लिया और दोनों पात्र में अलग अलग विलयन है। जैसे इस पात्र में आपका कॉपर सल्फेट है बच्चों, इसमें हमने CuSO4 डाला है, ठीक है। और ये जो पहला पात्र है, ये जो पहला पात्र है,
इसमें हमने डाल दिया बच्चों ZnSO4। तो विद्युत रासायनिक सेल को, गैल्वेनिक सेल को या डेनियल सेल को या बोल्टी सेल को बनाने के लिए दो हम अलग अलग पात्र लेते हैं, और दोनों पात्रों में जैसे हमारा जिसमें जिंक सल्फेट है, इसमें हम जिंक का राड डालते हैं बच्चों। किसका राड? जिंक का राड डाल दिए, ये हमारा जिंक का राड हो गया, ठीक है। और जिसमें आपका कॉपर सल्फेट का विलयन है, उसमें कॉपर का राड डालना है आपको। किसका डालना है? कॉपर का। तो इसमें आप कॉपर का राड डाल दीजिए, ये आपने डाल दिया, ठीक है। ये आप डायग्राम भी बनाएंगे ना तो ऐसे ही बनाते चलेंगे, जरूरी नहीं रहता बच्चों कि आप लोग बिल्कुल सिस्टमेटिक, आप ये सोचो कि एकदम स्केल से ही बने, एक माध्यम बन जाए, जानने का तरीका है कि भाई साहब हाँ ये चीजें हैं। अब इसको हम दोनों को जोड़ना चाहते हैं तो इन दोनों को गैल्वेनोमीटर की सहायता से जोड़ सकते हैं। जैसे यहां पे हमने यहां पे गैल्वेनोमीटर जोड़ दिया, ठीक है। और इसके यहां पर आप कुंजी भी लगा सकते हो, जैसे यहां पर ही कुंजी लगा देते हैं हम, ठीक है। ये गैल्वेनोमीटर की सहायता से जोड़ दिया, ठीक है। आगे ये जो हमारा जिंक सल्फेट है, इसमें आपका जिंक का राड डला था, इसमें आपका कॉपर का राड डल गया है, इसलिए आप परेशान मत होना। थोड़ा सा आपको मैं बेसिक चीजें, समय तो लूंगा भाई आज। अब इन दोनों जो विलयन है, इसको लवण सेतु के माध्यम से जोड़ा जाता है। लवण सेतु क्या है? यू आकार का कांच का नली है, ये हम लवण सेतु इसको कह सकते हैं, जो केवल आयनों की उदासीनता को है ना बरकरार रखता है। यह पदार्थ को एक पात्र से दूसरे पात्र पर नहीं ले जाता, इसलिए आप कंफ्यूज मत होना। ये डायग्राम क्लियर हो गया। ये जो आपका बच्चों ये जिंक है ना, इसका टू पॉजिटिव और 2 इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का निकलना क्या कहलाता है आप लोग बताओ? ऑक्सीकरण कहलाता है। तो यहां पर ऑक्सीकरण होता है। क्या होता है? ऑक्सीकरण। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, अच्छे तरीके से समझ में आएगा। यानी जिंक का यहां पे ऑक्सीकरण होता है, जिससे Zn2 पॉजिटिव विलयन में चला जाता है और निगेटिव चार्ज इस इलेक्ट्रोड पर हो जाता है, इसलिए हमेशा इसको कहते हैं ऋणात्मक होता है और इसे बोला जाता है एनोड। क्या बोला जाता है बच्चों? एनोड। तो यहां पर जिंक का जो राड है वो ऋणात्मक है और एनोड है, क्योंकि जिंक जो है यहां से 2 इलेक्ट्रॉन मतलब यहां पर रिलीज करता है और Zn2 पॉजिटिव के रूप में जिंक सल्फेट में मिल जाता है, मतलब इस विलयन में मिल जाता है। ऐसे यहां पे जो कॉपर सल्फेट है ना बच्चों, ये टूटता है कॉपर सल्फेट, तो Cu2 पॉजिटिव बनता है और 2 मतलब SO4 2 निगेटिव के रूप में बनता है। तो यहां से जो Cu2 पॉजिटिव है यहां पर जाएगा, कॉपर पर जाएगा। क्यों? क्योंकि यहां से इलेक्ट्रॉन जाता है और यहां से Cu2 पॉजिटिव जाता है। तो यहां पर Cu2 पॉजिटिव के कारण ये धनात्मक हो जाता है और इसे बोला जाता है कैथोड। क्या बोला जाता है बच्चों? कैथोड। इसके पीछे रीजन क्या है, लॉजिक क्या, वो भी मैं तुम्हें समझा रहा हूं, उसको भी तो समझा रहा हूं। आपको परेशान होने की जरूरत है ही नहीं भाई कि यहां पर ऋणात्मक ही क्यों, क्योंकि जिंक जो है 2 इलेक्ट्रॉन त्याग दिया बच्चों, और यहां पर इस इलेक्ट्रोड पर या इस क्षण पर माइनस चार्ज आ जाता है, क्योंकि यहां से जिंक 2 पॉजिटिव आयन के रूप में विलयन में चला गया और इलेक्ट्रॉन यहां पर रह गया। इलेक्ट्रॉन का प्रवाह इधर होता है और धारा इधर बहती है। हमेशा इलेक्ट्रॉन के विपरीत दिशा में धारा बहती है। इलेक्ट्रॉन का प्रवाह इधर से इधर होगा और धारा की दिशा इसके विपरीत दिशा में होती है। ठीक है, ये चीज क्लियर है। अब यहां पर जो यू आकार की उल्टी कांच की नली है, इसे हम लवण सेतु कहते हैं। इसमें हम क्या क्या भर सकते हैं? तो इसमें भरने के लिए जैसे आप मुख्य रूप से यूज कर सकते हो KCl, सबसे ज्यादा KCl ही हम भरते हैं। KCl भरने का रीजन क्या है? जैसे यहां पर SO4 2 निगेटिव है, एक्स्ट्रा अधिकता हो जाती है, तो इसको संतुलन में लाने के लिए यहां पे आपका आता है K पॉजिटिव, जैसे यहां पे KCl भरा होता है। यहां Zn2 पॉजिटिव है, इसकी अधिकता को कम करने के लिए यहां पर आता है Cl निगेटिव। तो इसमें जो भरा रहता है बच्चों, वो भरा रहता है KCl। KCl की जगह आप KNO3 भी भर सकते हैं। ठीक है,
K2SO4 भी भर सकते हैं, या आप अमोनियम क्लोराइड NH4Cl भी भर सकते हैं, या तो बच्चों आप NH4NO3 भी भर सकते हैं। ये भी चीज आप भर सकते हैं। तो फिलहाल अभी मैंने जो डायग्राम में समझाया है, तो ये जो डायग्राम बना है बच्चों, इसको अब देखो, अब थोड़ा सा विधिवत डायग्राम दिखेगा तो आपको क्लियर होगा। मैंने आपको समझाया क्या था कि इस सेल को बनाने के लिए हम दो अलग अलग पात्र लेते हैं, ठीक है, और दोनों पात्रों में हम अलग अलग विलयन डालते हैं। जैसे आपका जो पहला पात्र है इसमें जिंक सल्फेट का विलयन, और जो दूसरा पात्र है इसमें कॉपर सल्फेट का विलयन रहता है। जिंक सल्फेट के विलयन में जिंक का रॉड रहता है, ठीक है, जिंक का छड़ जिसे बोलते हैं, या जिंक का प्लेट कह सकते हैं, और कॉपर सल्फेट में हम कॉपर का प्लेट डुबाते हैं। कोई दिक्कत तो नहीं बच्चों, इतना क्लियर है। चलो अब हम दोनों इलेक्ट्रोडों को या दोनों प्लेटों को हम बाह्य परिपथ में जोड़ते हैं, जिसके बीच में गैल्वेनोमीटर और कुंजी लगा रहता है। गैल्वेनोमीटर भाई धारा के मापन को बताता है ना कि हाँ इलेक्ट्रॉन प्रवाह हो रही कि नहीं, धारा बह रही कि नहीं, इसलिए गैल्वेनोमीटर लगा दिया जाता है। साथ में बच्चों उदासीनता को बनाए रखने के लिए इसमें हम लवण सेतु के माध्यम से जोड़ देते हैं। लवण सेतु में आपका चाहे आप KCl डाल सकते हो या आप KNO3 डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और आपको मैं बहुत अच्छे तरीके से समझाया कि ये जो हमारा जिंक का रॉड है, यहां से इलेक्ट्रॉन निकलता है, तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो आपका इलेक्ट्रोड पर ही जमा रहेगा, प्लेट पर ही रहेगा, और Zn2 पॉजिटिव आयन जो है इस पूरे विलयन में चला जाता है। ऐसे बच्चों यहां पर जो आपका कॉपर सल्फेट है तो Cu2 पॉजिटिव के रूप में यहां पर जाता है, क्योंकि इधर से इलेक्ट्रॉन आती है इसलिए यहां पे पॉजिटिव हो जाता है। और ये जो हमारा कॉपर होता है ये धनात्मक हो जाता है, और जो आपका ये जिंक का रॉड है, जिंक का प्लेट है, वो ऋणात्मक हो जाता है, इसलिए एनोड होता है, और ये आपका कैथोड होता है। कितना सिंपल है, बस यही वर्णन है बच्चों और कुछ भी नहीं है। डायग्राम यदि आपने बना लिया तो सब कुछ क्लियर हो गया। अब जैसे हम इसको परिपथ को जोड़ते हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। जैसे हम परिपथ को जोड़ते हैं तो जो जिंक है वो 2 इलेक्ट्रॉन त्यागता है। भाई क्रिया विधि यदि बोला जाए तो जो जिंक होता है आपका बच्चों वो 2 इलेक्ट्रॉन त्यागता है, तो Zn2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाता है। तो यहां पर जो हुआ ऑक्सीकरण की क्रिया हो गई। ऑक्सीकरण मतलब इलेक्ट्रॉन का निकलना, तो ऑक्सीकरण हो गया। अब ये इलेक्ट्रॉन चल करके कहां पर पहुंचेगा, इधर पहुंचेगा कैथोड पर। तो कैथोड पर हमारा Cu2 पॉजिटिव ऑलरेडी है एक्वस अवस्था में, और ये कहता है कि हम 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता रखते हैं और शुद्ध कॉपर बन जाता है। तो बच्चों आप ही बताओ, यहां से Cu2 पॉजिटिव निकला था इस विलयन से, और इसके चारों ओर जमा होता है, तो इसकी मोटाई बढ़ जाएगी। कहने का मतलब इस डायग्राम में नहीं, यहां पे मैं समझाता हूं कि यहां Cu2 पॉजिटिव आयन इसके चारों ओर गया और इलेक्ट्रॉन निकाल करके कॉपर बना दिया, तो कॉपर इस पर जमा होता जाएगा। कॉपर इस पर क्या होता है, जमा होता जाता है। इसलिए ये वाला जो आपका इलेक्ट्रोड है, जो प्लेट है, वो मोटा होता है। जबकि बच्चों यहां से क्षरण होती है, जिंक की क्षरण होगी। क्यों? क्योंकि Zn2 पॉजिटिव आयन यहां पर चाहता है, इससे मतलब लॉस हो रहा है जिंक की, तो जिंक निकल करके विलयन में जा रहा है। और बच्चों इलेक्ट्रॉन जो है वो इसी प्लेट पर रहता है, जो कि विद्युत परिपथ में ऐसा चलता है। अब ये तो क्रिया होती गई, रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में बदल रहा है, जिंक सल्फेट यहां पर कॉपर सल्फेट का घटन हो रही है, और लगातार क्रिया विधि चल रही है। लेकिन एक ऐसी स्थिति आएगी कि यहां पर जिंक 2 पॉजिटिव आयन की अधिकता हो जाएगी। भाई यहां से जिंक निकल करके यहां आ रहा है, लगातार इलेक्ट्रोड से जिंक 2 पॉजिटिव जो है यहां पर लगातार आ रहा है, अधिकता हो गई। अब इस अधिकता को कम करने के लिए इसमें KCl इसीलिए भरा जाता है ताकि Zn2 पॉजिटिव जो है वहां पर आपका Cl निगेटिव आएगा और इसको खत्म करेगा। मतलब उदासीनता को बनाए रखने के लिए, इसको समाप्त करने के लिए भाई क्यों आवश्यकता पड़ रही है इस लवण सेतु की? भाई अधिकता हो गई। जैसे यहां पर ही आपका SO4 2 निगेटिव बहुत ज्यादा है, SO4 2 निगेटिव बहुत ज्यादा है, तब यहां से Cu2 पॉजिटिव को जाने में प्रॉब्लम होगी कि नहीं? आप ही सोचो भाई। यहां पर जब सल्फेट आयन का Cu2 पॉजिटिव निगेटिव वो नहीं, मतलब पॉजिटिव नहीं निगेटिव होता है ना, Cu2 निगेटिव पॉजिटिव नहीं होता है। तो जब
सल्फेट आयन की अधिकता हो जाएगी तो कॉपर को यहां पे जाने में दिक्कत होगी, इसलिए हमारा पोटेशियम वाला बाबा आता है और बोलता भैया हम तुमको समाप्त कर देंगे, खत्म कहानी। अब आप लोगों को समस्या की जाएगी सर हम कैसे कैसे लिखेंगे पेपर में, वही तो दिक्कत है बच्चों। इसलिए तो मैं हमेशा कहता हूं बच्चों नोट्स आपको बहुत हेल्प लाता है। नोट्स मात्र 100 रुपीज चार्ज लगता है एक सब्जेक्ट का। कॉन्टेक्ट नंबर मैं अपना पर्सनल नंबर देता हूं 9685299149 है, 9685299149। इस नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं, नोट्स ले सकते हैं प्रॉपर रूप से, हैंड रिटन नोट्स। देखिए जो लिखना मैं वही समझा रहा हूं कि भाई सबसे पहले विद्युत रासायनिक सेल की परिभाषा वही युक्ति जिसकी सहायता से विद्युत रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाएगा, वो विद्युत रासायनिक सेल कहलाता है। गैल्वेनी 1780 और वोल्टा ने 1800 में इसे बदला था रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, इसलिए इसे गैल्वेनी या वोल्टा सेल भी कहते हैं, या वोल्टी सेल भी कहते हैं। अब इसको वर्णन करने के लिए इस सेल में अलग अलग पात्रों में जिंक सल्फेट और कॉपर सल्फेट का विलयन लेते हैं। जिंक सल्फेट वाले विलयन में जिंक तथा कॉपर सल्फेट वाले में कॉपर का प्लेट डुबाते हैं। दोनों विलयनों को एक लवण सेतु की सहायता से जोड़ा जाता है। लवण सेतु ये हमने आपको समझाया, जो कि उल्टे यू आकार के कांच की नली होती है जिसमें अगर अगर से बना अर्ध ठोस जलीय विलयन भरा जाता है। या तो आप हमने यहां पर लिखा कि जिसमें अगर अगर से बना अर्ध ठोस जलीय विलयन भरा जाता है। अगर अगर एक पदार्थ है, यदि आप इसको ना समझो तो इतना समझ लो कि इसमें ये जो यू आकार की कांच की नली है इसमें या तो आप KCl भर दो या KNO3 भर दिया जाता है। यह लवण सेतु परिपथ को पूर्ण करता है जिससे अभिक्रियाएं संपन्न होती है, किंतु उन्हें आपस में मिलने से रोकता है। मतलब यहां पर जो आपका जिंक सल्फेट है और कॉपर सल्फेट है इसको मिलने नहीं देता, केवल आयन का विनिमय करता है। आयन की आवश्यकता होती है तो आयन को समाप्त करता है, उदासीनता को बनाए रखता है। ठीक है, इस प्रकार से बने सेल को दो अर्धसेलों से मिलकर बना हुआ माना जा सकता है। दो अर्धसेल क्यों माना जाता है? क्योंकि दो अलग अलग हमारे पास पात्र हैं, दोनों में अलग अलग विलयन है। यदि किसी पात्र में हम विलयन को रखकर उसी विलयन की किसी भी हम प्लेट का क्षण का प्रयोग करके, जैसे जिसका भी विद्युत अपघट हमारा, जैसे जिंक का ये विद्युत अपघट जिंक सल्फेट है ना, तो उसी का जिंक का यदि हम रॉड लगा देते हैं, ये आपका एक अर्धसेल बन जाता है। मतलब किसी भी पात्र में विलयन भरकर उसमें एक इलेक्ट्रोड लगा दें तो अर्धसेल कहलाएगा, आधा सेल। उसी में हम यदि 2 इलेक्ट्रोड लगा दें तो पूर्ण सेल कहला जाता है बच्चों। तो इस प्रकार से इसमें आपका वर्णन होता है। ज्यादा लिखना भी नहीं रहता यार कि आप बहुत ज्यादा लंबा महाभारत लिखोगे। मेन समझने की बात है कि ये क्रियाविधि हो कैसे रही है, कैसे इसको समझना है। अब यहां पर संपूर्ण अभिक्रिया बोल दिया गया कि ZnS सॉलिड अवस्था में है। ठीक है, किसमें डूबा हुआ है? Zn सल्फेट में। यहां पर जो कॉपर सल्फेट में कॉपर डूबा हुआ है, ये लवण सेतु इन दोनों के बीच मध्यस्थता का काम करता है। जिंक जो है टूटता है, Zn2 पॉजिटिव आयन में बदलता है 1 मोलर सांद्रण पर, और Cu2 पॉजिटिव जो है वो कॉपर में बदलता है। एक शॉर्टकट रूप में बताया गया है। और इसके साथ साथ एक क्वेश्चन और बनता है लवण सेतु के कार्य। मैं एक्स्ट्रा चीजें नहीं लेकर आ रहा हूं, वही चीज समझाता हूं बच्चों जो आपके सिलेबस में काम का हो। लवण सेतु यह परिपथ को पूर्ण करता है और विद्युत उदासीनता को बनाए रखता है। दोनों विलयनों परोक्ष रूप से मतलब दोनों विलयनों को परोक्ष रूप से जोड़ता है। ठीक है, या आप ऐसा भी लिख सकते हैं कि यह दोनों द्रवों की संधि पर उत्पन्न होने वाले द्रव संधि विभव को उत्पन्न होने से रोकता है। मतलब बीच में भाई देखो, आवेश को ले जाने में किया गया कार्य ही विभव होता है। तो जब यहां पर हम यदि बात करें कि यदि एक आपका पात्र था, इसमें से इसमें यदि आवेश जाता तो फिर यहां पर एक कहीं ना कहीं संधि विभव उत्पन्न होता, तो इसे रोकने का काम करता है। तो लवण सेतु का कार्य पूछा ही जाता है, ध्यान रखिएगा। तो यह सेल के परिपथ को पूर्ण करता है, विलयनों की विद्युत उदासीनता को बनाए रखता है और दोनों विलयनों को परोक्ष रूप से जोड़ता है। मतलब प्रत्यक्ष रूप से नहीं जोड़ सकता है, तो इसको जोड़ने का भी काम करता है। साथ में यदि इसके संधि पर विभव यदि उत्पन्न हो तो इसको रोकता है, क्योंकि भाई यहां पर देखो जो इसका आवेश है वो एक ही पात्र पे बन रहता है, इसका आवेश है इसमें बन रहता है, आवेश को इधर उधर जाने नहीं देता। तो इस प्रकार से विद्युत रासायनिक सेल कंप्लीट हो गया। एक बार फिर से हम आपको थोड़ा सा वर्णन समझा देते हैं विद्युत रासायनिक सेल का, कि इस सेल में हम इस सेल को बनाने के लिए 2 अलग अलग पात्र लेते हैं। एक में जिंक सल्फेट और एक में कॉपर सल्फेट का विलयन डालते हैं। जिंक सल्फेट के विलयन में जिंक का रॉड या जिंक का प्लेट और कॉपर सल्फेट के विलयन में कॉपर का रॉड या कॉपर का प्लेट डालते हैं। ठीक है, इन दोनों विलयनों को हम एक
बाह्य परिपथ में ऐसा भी लिख सकते हो, बाह्य परिपथ से जोड़ करके इसमें गैल्वेनोमीटर लगा देते हैं। मतलब यहाँ पर दोनों प्लेटों को बाह्य परिपथ में जोड़ते हैं और गैल्वेनोमीटर लगा देते हैं। दोनों यहाँ पर विलयनों को जोड़ने के लिए एक लबड़ सेतु का प्रयोग करते हैं। इन लबड़ सेतु की सहायता से जोड़ा जाता है, जो उल्टे यू आकार की कांच की नली होती है, जिसमें अगर से बना हुआ अर्ध ठोस जलीय विलयन भरा जाता है, या कि इस मतलब लवण सेतु में KCl, KNO3, NH4NO3 आदि का विलयन हम भर सकते हैं, जो कि दोनों को संपर्क में बनाए रखता है, इसकी उदासीनता को बनाए रखता है, ना कि इसमें विलयनों को आपस में मिलाता है। तो ये विलयनों को मिलाने से रोकता है, केवल और केवल आयनों का विनिमय करता है। ठीक बच्चों, इतना आप लिख देंगे। फिर इस सेल में होने वाली अभिक्रिया आपको सिंपल तरीके से समझाई दिया था कि ये चीज आप लिख देना। इसको मैंने आपको बताया था, जिंक जो टूटकर जिंक 2 पॉजिटिव आयन में बदलता है और Cu2 पॉजिटिव जो है वो कॉपर में बदलता है। एक चीज और है बच्चों कि यहाँ पर ये जो निगेटिव आयन क्यों बना, क्योंकि जो यहाँ पे ये जिंक का रॉड है ना, यानी जिंक का प्लेट है, ये 2 इलेक्ट्रॉन त्यागता है। प्रत्येक जिंक का परमाणु 2 इलेक्ट्रॉन त्यागता है और जिंक यहाँ पर जमा होते जाता है। और बच्चों इसी प्रकार से यहाँ पर जो कॉपर सल्फेट है ना, तो ये आपका कॉपर सल्फेट Cu2 पॉजिटिव के रूप में टूट करके यहाँ पे जाता है, प्लेट पर जाता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ से जैसे ही हम इस विद्युत परिपथ को जोड़ते हैं तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल करके ये कैथोड की ओर जाने की कोशिश करता है। तो यहाँ पर Cu2 पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव की संख्या अधिकतम होने के कारण यहाँ पर धनात्मक चीजें हो जाती है। इलेक्ट्रॉन जो है एनोड से कैथोड की ओर चलती है, जबकि धारा जो है कैथोड से एनोड की ओर बहती है। आप जितना चाहो तो लिख सकते हो ना यार। अच्छा, गैल्वेनोमीटर क्या बताता है? गैल्वेनोमीटर क्या बताता है? यह यदि विक्षेप होता है तो इसमें यह पता चलता है कि इसमें इलेक्ट्रॉन का प्रवाह हो रहा है, और साथ में यदि इलेक्ट्रॉन का प्रवाह हो रहा है तो धारा बह रही है। जैसे विक्षेप इधर हुआ तो इससे पता चला कि इलेक्ट्रॉन जो है एनोड से कैथोड की ओर जा रही है। विक्षेप की दिशा भी ये बताती है ना भाई कि इलेक्ट्रॉन किधर से किधर जा रही है, तो एनोड से कैथोड की ओर जा रही है। तो बोर्ड एग्जाम के हिसाब से जितना मैंने पढ़ा दिया ना उतना काफी है। अब यदि आप मान लीजिए एक्स्ट्रा लेवल की तैयारी कर रहे हैं तो भाई थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ता है, लेकिन फिलहाल बोर्ड के लेवल से मैं पढ़ा रहा हूं बच्चों, ताकि आप लोगों को बोरिंग भी ना लगे, आपका सिलेबस भी तैयार हो जाए बेहतर रूप से और आपको अच्छे अंक भी मिल जाए। तो जितना मैं समझाता हूं उतना लिखते चले। यदि आप बेहतर रूप से नोट्स ना बना पा रहे हो तो नोट्स के लिए कॉन्टैक्ट नंबर मैं आपको दिया ही हूँ, 968529 आप नोट्स ले सकते हैं, 968529 जय हिंद, वंदे मातरम।